नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। देखिएगा, एक वो सेगमेंट जो हमेशा कहीं न कहीं यूपीएससी के ज़हन में अब दर्द पैदा कर रहा है। इस बार के पेपर को देखकर आपको लग रहा होगा कि हाँ, अभी जो हमें 2024 का एग्ज़ाम देना है, 25 या 26 जो भी एग्ज़ाम देने हैं, लास्ट ईयर के पेपर के ट्रेंड को देखते हुए इस बार का पेपर चाहे जीएस-1 का पेपर हो, चाहे सीसेट का पेपर हो, उसने सभी के दिमाग की जो बेचैनी है लगातार उसको बढ़ाने का काम किया है। पेपर में प्रश्न आए कहाँ से? इवन आईआईटीएन भी कहीं न कहीं चकमा खाकर चूर हो गए और देखा भी जाए तो यहाँ पे पेपर का स्टैंडर्ड जो था बिल्कुल दिमाग से सोचने-समझने वाला था। बहुत से लोग यहाँ पे मैथ्स पढ़ते रहते हैं, रीजनिंग पढ़ते रहते हैं, यानी बाकी चीज़ें ट्रिक टेक्निक सीखते रहते हैं बट मैं कह सकता हूँ यूपीएससी नॉलेज के एग्ज़ाम के साथ-साथ स्मार्ट वर्क का एग्ज़ाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी में इस बार जो पेपर है सीसेट का उसमें प्रश्न आए कहाँ से? अब क्या करना चाहिए हमें? हमारे दिमाग में ये बहुत सारी बातें हो रही होंगी। अब आज हम डिस्कशन करते हैं कि आने वाले पेपरों के लिए हमारी जो बेस्ट रणनीति है, बेस्ट स्ट्रेटजी है, क्या होनी चाहिए? ये सबसे बेस्ट टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने का जीएस 2 के सापेक्ष में क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप सोचते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हम लोग कर लेंगे। बट वहाँ प्रीलिम्स का प्रेशर इतना होता है कि बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर ये इतने पढ़ने होते हैं कि हम इन सब चीज़ों को लाइट लेके छोड़ जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इसको क्वालीफाई कर लेंगे क्योंकि ये क्वालीफाई पेपर है। लेकिन सोचिएगा जिसके ऊपर डेडलाइन लगी हुई है, वो तो और टफ बन जाती है कि ये तो पास करना ही करना है भाई। तो वहाँ तो कंपल्सरी है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अब इसको लाइटली नहीं लेना है क्योंकि ये अपना नज़रिया और अपना जितना भी स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है। यूपीएससी और पीसीएस में भी इस बार तुम देखेंगे तो प्रश्न जो हैं बड़े कठिन की तरफ लगातार अग्रसर हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं पूरी रणनीति के बारे में और समझते हैं कि क्या आपकी स्ट्रेटजी अब होनी चाहिए, कैसे? अगर इस बार के ट्रेंड को देखा जाए, तो सेक्शनल अगर हम लोग देखें रीजनिंग से ये देखा जाए तो 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कॉम्प्रिहेंशन से 28 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और यहाँ से 37 क्वेश्चन क्वांट से देखने को मिले हैं। यूपीएससी की तरफ ये है तो यूपी पीसीएस की तरफ अगर आप जाएँगे तो यूपी पीसीएस की तरफ भी यहाँ पे 100 क्वेश्चनों में से उसका इवैल्यूएट करा जाए तो वहाँ 100 प्रश्न आते हैं। तो वहाँ पूछने के जो तरीके होते हैं वो अलग-अलग होते हैं, तो ये दिमाग में होना चाहिए कि अब हमें सी-सेट को लाइटली नहीं लेना है। अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सबसे ब पॉइंट बन जाता है। तो आइए इसी पॉइंट पे हम पूरे डिस्कशन के साथ चर्चा करने का प्रारंभ करते हैं। अगर आपको लगता है कि सी-सेट के अंतर्गत थोड़ा बहुत भी समस्या आती है, 3 तरह के प्राणी होते हैं। एक प्राणी वो होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, उनको लगता है कि हमारे यहाँ पे 100 नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं, मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं। तो अपने आप को ये मान के चलें कि अगर यहाँ सीसेट यूपीएससी में यूपीपीसीएस में 200 नंबर का होता है। अगर आप 120-30 से प्लस नंबर लेके नहीं आ पा रहे हैं, तो अभी भी कहीं न कहीं आपके डाउट एरिया हैं, अभी भी आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके रेडी नहीं है, तो उनको रेडी करना पड़ेगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पे 100 से 60 के बीच में रहते हैं, 100 से 60 नंबर के बीच में रहते हैं, ना कि प्रश्न के बीच की बात कर रहे हैं हम लोग, नंबर के बीच में। इनके अंदर घबराहट होती रहती है कि हम इसे लास्ट में रेडी कर लेंगे, इनको हम आराम से रेडी कर लेंगे। लेकिन ये भी वो लोग हैं, लगभग 10 से 15,000 बच्चे ऐसे होते हैं प्रति एक वर्ष, जिनका जीएस में मेरे पास बहुत सारी कॉलिंग कॉल आ रही है कि सर हमारे जीएस में नंबर कम है, सीसेट में डाउन हो रहा है। तो ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको लाइट लेते हैं कि हाँ, बाद में रेडी कर लेंगे, तो यहाँ इनकी जो नाव है लगातार वो हिलोरे ले रही है। एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 से नंबर कम आते हैं, यानी इनका तो बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये तो बड़ी कठिन समस्याओं से गुज़रने की स्थिति में है क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ेगा, इनको भी स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा, इनको भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सीसेट को लाइटली नहीं लेना है। तो जिन बच्चों को सीसेट का बैच हम लोग लगभग 15 जून से स्टार्ट करने वाले हैं। पहली बात तो आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा, आप जितने लोग तैयार हैं सारे कमेंट करिएगा। दूसरी बात, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम जहां जहां पर टी सेट का पार्टिसिपेंट होता है, चाहे बीपीएससी के आप सापेक्ष में देखा जाए, तो इस बैच के लिए कितने लोग तैयार हैं 15 जून के लिए वो कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद यहाँ पे एलवीआईएस जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे एलवीआईएस डालोगे और एलवीएस डालोगे तो यहाँ डायरेक्टली आ जाएगा, ये रहा एलवीआईएस। जाके इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ सारी क्लासेस जो हैं चलने वाली हैं। अभी फ़िलहाल में क्या चल रहा है यहाँ पे ये भी जानने का हम लोग प्रयास कर लेते हैं। अभी यहाँ पर एनसीईआरटी का जो बैच है वो 10 जून से स्टार्टिंग हो रहा है। एनसीईआरटी आपको पता होगा कि इस बार का जो ट्रेंड है बड़ा एनालिटिकल रहा, यानी एक प्रकार से डिफरेंट रहा पहले ट्रेंड को देखते हुए। जब तक आपको डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तब तक आप प्रीलिम्स या मेंस कुछ भी क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। इसलिए ज़रूरी है अपनी डेप्थ नॉलेज के साथ चीज़ों को सिलेबस के साथ एनालाइज़ करने का ज़रूरत है।
तो आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप बिगिनर्स हैं, आपने तैयारी कर चुके हो लेकिन फिर भी कमज़ोर पक्ष है, तो आप इस बैच को जॉइन कर सकते हो। मैं सीओटी के साथ ये कह सकता हूँ कि क्लास नंबर 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी बिल्ड टॉपिक के साथ हम लिंक करके पढ़ाएँगे। उसमें प्रीलिम्स और मेंस की चीज़ों को इंटरलिंक करते हुए हम लोग चीज़ें चलेंगे। तो यहाँ 10 जून से स्टार्ट हुआ, इसकी फीस मात्र ₹900 रखी है। आपको करना कुछ नहीं है, एलबीआईएस पे जाना है और वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एनसीईआरटी का आ रहा है बैच, वहाँ ₹900 परचेज़ कर सकते हैं, जो 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। पता नहीं है कब इसकी सीट फुल हो जाए या इसको क्लोज़ कर दें। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली बच्चों के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, यानी मैं डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट हूँ, ना मेरे पास कोई मैनेजमेंट, ना बाकी चीज़ों से मैं काम नहीं कर रहा हूँ, राइट? इसीलिए बोल रहा हूँ, इसलिए जल्दी से परचेज़ कर लीजिएगा। आइएगा चर्चा कर लेते हैं पूरे विस्तारपूर्वक तरीके से। अगर सीसेट की जर्नी को देखा जाए यूपीएससी के सापेक्ष में, तो लगभग 7 से 8 प्रकार के सब्जेक्ट को मिलाकर सीसेट की प्रवृत्ति को रखा जाता है। अगर पहले पॉइंट में देखें कंप्रीहेंशन, बाकी जितना भी एक एरिया है जहाँ से सीसेट से प्रश्न आते हैं। लेकिन इन एरिया से हटके भी एक एरिया है जिनको मैं मेंटल या अपने दिमाग की समझ को, अंडरस्टैंडिंग की समझ को हम लोग कहते हैं। जब तक आप दिमाग की समझ को विकसित नहीं कर पाओगे, तब तक आप प्रश्न को समझने के बाद चीज़ों को कर सकते हो, लेकिन वो आने वाले घुमावदार प्रश्नों का कैसे हम लोग सामना कर पाएँगे? तो ये गंभीर विषय बना हुआ है। 2024 की जो तैयारी करने वाले हैं, वो अभी से अगर तैयार नहीं करेंगे तो ये मान के चलें कि उनकी जो नाव है वो हिलोरे ले लेके ध्यान रखना एक दिन डूब ही जाएगी। इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। कैसे प्रश्न आए उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा जैसे ये वाला प्रश्न देखने को मिल रहा है। आप कितना रीज़निंग, कितना मैथ्स, कितना कुछ पढ़ लीजिएगा, लेकिन जब ऐसे प्रश्न आपकी यूपीएससी आपकी पेपर में रखता है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं सोच के रखता है कि आपके अंदर जानना चाहता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है, जो आपको मैं चयन करूँ। तो जब ऐसा प्रश्न दिया जाए, तो जो लॉजिकल बंदा होगा, जिसने दिमाग से सोचा होगा कि भैया मुझे 100 से डिवाइड करना है और आपसे पूछ रहा है रिमाइंडर क्या है। सपोज़ कर लो एग्ज़ाम्पल बेस पे मैंने यहाँ पे जो भी लिखना चाहो 6 इंटू 5 लिख दिया और मैं आपको इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ रिमाइंडर क्या है। तो इस टेक्निक से एक ट्रिक्स नहीं है, ये कांसेप्ट नहीं है, दिमाग की समझ है ये। तो 6 पंजे 30 को भाग करेंगे 2 से, तो आप कह सकते हैं सर ये 0 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली यहीं से कट जाए पूरा और हमें कुछ नीचे बच नहीं रहा, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो हमें क्या करना है? हमें इसे पूरी जो संख्या दे रखी है 85, 87, 89 और यहाँ पे 91 और यहाँ पे 95 और देन 96 को किससे डिवाइड करना? 100 से डिवाइड करना है। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें विकसित हो पा रही होंगी कि अगर 5 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना? 19 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 से काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 से काटेंगे और 24 आ जाएगा। यानी नीचे कुछ नहीं बच रहा है। अगर नीचे कुछ नहीं बच रहा तो आंसर क्या है? 0, यानी इसका ए इज़ राइट ऑप्शन। तो जब ऐसे प्रश्न दिया जाए तो हमें सिर्फ़ प्रश्नों का अभ्यास करना है, प्रश्नों करी तरीके सीखना है। अब सोचो यहाँ पे 3 चीज़ों से मिलके सीसेट ज़्यादा प्रश्न पूछता है। अगर उनको टॉपिक बाय टॉपिक करके सीक्वेंस वाइज़ चीज़ें हम पढ़ना स्टार्टिंग कर दें, तो हमारे दिमाग में एक इसकी ओवरव्यू बन जाएगा। उसी को हम लोग एक बैच के माध्यम से करेंगे। तो ऐसे प्रश्न दिमाग से हो सकते हैं, जहाँ आपको दिमाग को विकसित करना है। आइए और बहुत सारे क्वेश्चन करने का प्रयास कर लेते हैं। कैसे-कैसे प्रश्न देखने को यहाँ मिलेंगे देखो। अब क्वेश्चन आपके सामने देखो ये दे रखा है। लिखा है 9 अंकों किसी संख्या का प्रत्येक अंक क्या है? 9। 9 अंकों की कोई संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद इसी संख्या को उसी संख्या से यानी गुणा किया गया, यानी इससे गुणा किया गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब कह रहा है जो आएगा रिजल्ट उसका योगफल क्या है? ये प्रश्न स्क्वायर से दिया लेकिन वो घुमावदार दिया। जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 111 का स्क्वायर 100 1 2 3 2 1 1 होता है। 4 अगर लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 3 2 1 लिखा है। इसका मतलब आप एक सीक्वेंस समझ पा रहे हैं कि जितनी डिजिट है उसके पास तक जाओ 1 2 2 और वापस आ जाओ। 1 2 3 तो 1 2 3 वापस आ जाओ। तो एक सीक्वेंस बन रहा है। और जब ये सीक्वेंस बन रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर होगा वो 9 है तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तक हो। ये इसका स्क्वायर नहीं होगा। अभी इसके वापस जाना है तो 8 कितना 7 यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 यानी ये इसका क्या होगा स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर होगा हमने डायरेक्टली निकाल लिया। अब बहुत सारे बच्चे इसे जोड़ने का प्रयास करेंगे 1 और 1 2 ऐसे करके। लेकिन हम सोचें कि अगर हम 1 से लेकर 10 तक का देखें संख्याओं का योगफल 55 होता है। 9 तक का 45 हो जाएगा। तो अगर ये 45 है, तो अगर यहाँ एक 9 ही तो नहीं है, तो यहाँ पे कितना होगा 36 होगा। अगर 36 को 45 को आपस में जोड़ देते हैं, तो बोलेंगे सर 81 इसका आंसर निकल के आ जाएगा यानी 81 सी इज़ राइट ऑप्शन।
तो ऐसे प्रश्नों को जब हमें देखने को मिल जाए, तो आपसे यूपीएससी क्या चाह रहा है? यूपीएससी आपसे सिर्फ़ एक एक सिनेरियो चाह रहा है कि तुम्हारे अंदर दिमाग की समझ थोड़ी बहुत है या नहीं है देखिएगा। इसको जोड़ने के तरीके और भी हो सकते हैं। अगर हम कई तरीकों से इसको हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं देखो। अगर यहाँ 8 और 2 को जोड़ें 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 9 और 1 को जोड़ें 10 हो गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बाकी 7 और 3 को जोड़ें देखो 10 हो गया, 6 4 को जोड़ें 10 हो गया, तो कितना हो गया देखो 40 तो हो गया और एक कितना 45 हो गया, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ऐसे यहाँ कर सकते हैं अगर हम 7 3 को जोड़ें 10 हो गया देखो, 8 2 को जोड़ें 10 हो गया, यानी 20 हो गया, ये कितना हो गया 30 हो गया और 6 कितना 36 हो गया, इसे भी जोड़ सकते हैं। क्यों इसे रामायण कर रहे हो 8 9 9 करके जोड़ रहे हो? तो कुछ ऐसे टेक्निक्स के साथ हमें चीज़ों को समझते हुए चलना है इस बैच में, जो रिदम से चलेगा, ढाई 3 महीने क्लास चलेगी आराम-आराम से मध्यम-मध्यम जिससे कि हम चीज़ें और व्याख्यात्मक तरीके से समझ पाएँ देखिएगा। आइएगा और प्रश्न करने का प्रयास करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यूपीएससी ने इस बार दिया। अभाज्य संख्या है, अभाज्य मतलब नॉन डिविजिबल नंबर जो अपने आप से कटती है पी, और यहाँ से भाज्य संख्या क्या है सी, ये सी क्या है डिविजिबल है। अब इसके बारे में आपके सामने 3 विचार दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि तीनों में से कौन से कथन सही हैं। अब इमेजिन करिए हमें नहीं पता कि नॉन डिविजिबल नंबर जो अपने आप से कटती है और 1 से कटती है उसको नॉन डिविजिबल कहते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है या 11 है, उसके बाद आगे 13 है, 17 है, 19 है, ये नॉन डिविजिबल नंबर है। अगर डिविजिबल की बात करेंगे तो यहाँ से कहानी बन जाएगी 2 है, 3 है, 2 है, 4 है, 2 है, 4 ये सब चीज़ें बन जाएँगी। अब बात कर लेते हैं पूरी कहानी को, कि बोल रहा है कि भाज्य संख्या क्या है डिविजिबल, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। वन टाइम के लिए अगर मैं कहूँ, पी का मान यहाँ पे 11 ले लेते हैं और क्यू का यहाँ पे सी का मान हम ले लेते हैं 9, डिविजिबल नंबर है 9। कोई भी जो तुम्हारा मन करे वो चूज़ करिएगा। पहला बोल रहा है पी प्लस क्यू, पी माइनस सी सम हो सकती है। देखो पी प्लस सी कितना हो जाएगा 11 और 9 20 और घटाएँगे 2 तो कितना आ जाएगा बोलेंगे सर 10। देखो सम संख्या हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। अगर 2p मतलब 11 दूनी 22 प्लस के सी कितना है 9 तो यहाँ पे कितना 21 बिल्कुल भाई सही बात है, विषम हो सकती है। तीसरी p इंटू सी विषम हो सकती है। अगर p यहाँ पे कितना है 11 है, 11 इंटू 9 करेंगे तो 99 यानी बिल्कुल सही बात है, विषम हो सकती है, हो सकती है। तीनों ही स्टेटमेंट हम लोगों ने एक मेज़रमेंट नंबर लेके कुछ भी मान लिए। तो अगर ऐसा हम देखेंगे तो आंसर क्या तीनों सही हैं? तो यानी ऑप्शन क्या है? तीनों सही हैं आपका आंसर। तो जब ऐसा प्रश्न आपके सामने दे रहा है, आपकी थाली में परोस रहा है, तो इसको बड़े मोहब्बत से खाइएगा क्योंकि हमें करने के तरीके अगर आ जाएँगे तो हम आराम से ये कर पाएँगे। और ऐसे ही हम रीज़निंग के जो 25-30 टॉपिक हैं उनको रिदम से करेंगे आराम-आराम से। पीवाईक्यू लिंक करके करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, आपको सीट भी मिलेगी और जो जहाँ मैंने पढ़ाया उससे और कम से कम 10-15 गुना अच्छा मिलेगा। क्यों? हर जगह चीज़ें बंधी होती हैं बट यहाँ बंधी नहीं है, यहाँ खुली चीज़ें हैं। तो ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में दे रहा हो तो हमको आराम से टैकल करने का प्रयास करना चाहिए। और भी हम लोग प्रयास करते हैं देखो, एक व्रत के रूप में व्यवस्थित 12 वस्तुओं को में से दक्षिणावर्त दिशा में 10 क्रमागत वस्तुओं को चयन करने की प्रक्रिया में कहा गया। 10 का चयन कर अब देखो ऐसा प्रश्न जब दे जाए तो वहाँ आपसे सारे प्रश्न मैं आगे कह सकता हूँ दिमाग के प्रश्न थे। इस बार टफ इसलिए था एग्ज़ाम क्योंकि दिमाग के प्रश्न थे और दिमाग का विकास नहीं कर पाए, हम ट्रिक का विकास कर पाए। इसीलिए ट्रिक पे काम नहीं करना है दिमाग का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये एक घड़ी है, एक व्रत है, एक ऐसा कह सकते हैं। इनमें से 10 का चयन करना था देखो 1, 2, 3 इस तरीके से 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये आंसर क्या देखो बा क्या किया मैंने इसमें? मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने एक आपको लॉजिक बताया। मैंने एक टेक्निक नहीं बताई, मैंने लॉजिक बताया कि ऐसे हमें चयन करना है, तो आंसर क्या है 12 इज़ राइट आंसर। तो यहीं से मैं आपको कह रहा हूँ कि बैच में पूरी जानकारी हम मस्ती के साथ चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब एग्ज़ामिनर देता है तो आपसे वो आनंद के साथ पूछना चाह रहा है कि भई सही बताओ कि इसका आंसर क्या है? जैसे अब ये देखो, मान लीजिएगा यहाँ पे क्या है x है और धन पूर्णांक है। इस प्रकार की ध्यान रखना 7x प्लस के 19 विभाज्य किससे है x से। यानी 7x प्लस के 96 जो है डिविजिबल है x से। तो आपसे पूछ रहा है कि x के कितने मान संभावित हो सकते हैं। अब छोटी-सी बात सोचो अगर मैं ये बोलूँ 7 इंटू 2 अपॉन 2 तो क्या ये 2 से भाग नहीं होगा? बोलेंगे सर होगा। 7 इंटू 4 अपॉन 2 बोलूँ तो क्या 2 से भाग नहीं होगा? बोलेंगे सर होगा। क्योंकि मुझे ये कन्फर्म पता है कि जो x नीचे लिखा हुआ है वो इस संख्या को डिवाइड करेगा 7 अपन अपॉन x तो ये तो डिविजिबल हो जाएगा। और फैक्टर किसके निकालने हैं? बोलेंगे सर 96 के तो क्या करेंगे प्लस 96 बटे x। अब हमें इस 96 के फैक्टर निकालने हैं कि इसे
कितनी संख्याएँ डिविज़िल कर सकते हैं, तो आपने मल्टीपल्स फैक्टर निकालने का तरीका सीखा होगा। तो हमने बताया था कि यहाँ पे 96 के फैक्टर कर लेंगे तो बोलेंगे सर 32 तिया 96, 32 क्या हो जाएगा 2 की 5 इंटू 3 हो जाएगी। अब आप सोचिएगा ये पावर बन चुकी 2 की 5 इंटू 3 की वैल्यू 1। तो जब भी फैक्टर निकालने के लिए बोला है तो हम कहते हैं कि इसको 1 जोड़ लीजिएगा, इसको 1 जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा बोलेंगे सर यहाँ पे 6 दूनी 12। इसके ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे मल्टीपल्स हैं या ऐसे जो नंबर हैं जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये भी तुम्हें नहीं आता हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा, 9 से भी होगा, 9 से तो नहीं होगा, 12 से होगा, 16 से होगा, 18 से नहीं होगा, बाकी 24 से होगा, 32 से होगा, है ना? 48 से होगा और 96 से होगा। इनको आपस में कैलकुलेट करके देखेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 ही आ जाएगा। यानी 12 ऐसे फैक्टर हैं जो इस 96 को कंप्लीट डिविज़न कर सकते हैं। तो जब ऐसा प्रश्न आपको दे रहा है, तो यानी आप ये मान के चलें कि हमें वहाँ लॉजिकल दिमाग लगाना है और सारे प्रश्न ये एग्ज़ाम में आ रखे हैं, जहाँ आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉजिकल हैं देखिएगा, मैं इसकी लिस्ट आपको दे दूँगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है देख लीजिएगा, 9 को 99 बार लिखा जाता है और यहाँ n से बनाई गई कोई संख्या बन जाती है और आपसे पूछ रहा है कि n को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? आपको ज्ञात होगा जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं तो वहाँ 7 का, 11 का, 13 का कुछ ऐसा दिमाग में बन जाता है। किसी भी एक नंबर का रिपीटेशन अगर 6 टाइम्स हो रहा है, तो संख्या 7 से भी, 13 से भी सबसे डिविजिबल है। या कोई 2 संख्या 1-2, 1-2, 1-2 लिखा है, तो वो संख्या भी 13 से डिविजिबल है। या 1-2-3 लिखा है, 1-2-3 लिखा तो वो संख्या भी डिविजिबल है, यानी किसी एक संख्या का 6 टाइम्स आना या 2 संख्या का 3 टाइम्स आना या 3 संख्या का 2 टाइम्स आना, ये दर्शाता है कि वो डिविजिबल है 7-3 से, इस तरीके से। बात मज़े की है। ऐसे ही अगर हमारे सामने यहाँ 9 को लिखा है कितना 99 बार, 9 को 99 का मतलब है कि 6-6 के मल्टीपल में देखो 9, 9, 9, 9, ये संख्या कंप्लीट 13 से डिविजिबल हो जाएगी। फिर अगली वाली 9 जो है यही 9 ये जो कहानी है, ये अगली फिर डिविज़न हो जाएगी। तो ऐसे करते-करते अगर हम 6-6 के पेड़ को देखा जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 96 तक क्योंकि 16 छक्का छ 96 6 के मल्टीपल में आता है, बाकी तो आगे चला जाएगा। तो 96 व तक जो संख्या है वो 13 से डिविडेड हो रही होंगी कंप्लीटली। लेकिन जब 97वीं संख्या आएगी, 98वीं आएगी, 99वीं आएगी यानी यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो फिर क्या होगा? ये डिविज़न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब अगर इसी को 13 से डिवाइड कर लें तो आप आराम से आंसर निकाल लेंगे और यहाँ पे कैसे करेंगे? 13 सत्ते 91 कैरी कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर यहाँ से 8, 13 छंग 78 तो 89 में से 78 घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 तो आंसर क्या है इसका 11 इज़ राइट आंसर। तो जब ऐसा प्रश्न एग्जामिनर दे रहा है, तो आपसे दिमाग चेक कर रहा है। हाँ, बाकी बात है कि प्रश्न बहुत वाक़ई में डिफरेंट लेवल से क्रिटिकल तरीके से आपसे पूछे गए, लेकिन तुम भी तो इंसान हो, यूपीएससी है, तुमको जिला मिल रहा है ना, तो यहाँ हमें घबराना नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को एनसीईआरटी बैच के साथ-साथ यहाँ सीसेट के बैच में पार्टिसिपेट होना है, तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी स्ट्रेटेजी को बेस्ट रखना है। अपनी स्ट्रेटेजी बेस्ट रखने का मतलब अब तुम्हें इसको डीपली पढ़ना है, आपको डेप्थ में पढ़ना है, आपको ओवरलैप नहीं करना है कि हाँ इसको बाद में कर लेंगे, प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे, ये सब बाद में कर लेंगे। इससे आपको बच के रहना है क्योंकि छोटी-छोटी समस्याएँ, छोटी-छोटी कमियाँ हमें असफल कर सकती हैं और हमें वो नहीं होना है जो सब चाहते हैं। इसलिए इग्नोर ना करते हुए जिनको लगता है कि हाँ 15 जून के आस-पास से इस बैच को स्टार्ट करने का हम प्लान कर रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करना एक बार कमेंट करिएगा। इसकी जो फ़ी है बहुत नॉमिनल रखेंगे जो सब लोग अफ़ोर्ड कर सकें। कितनी रखना चाहिए ये भी आप कमेंट बता सकते हैं सर इसकी फ़ी इतनी रखिएगा, जिसको हम बहुत और अच्छे तरीके से ध्यान रखना चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे, चाहे कोई सा भी सेक्शन क्यों ना हो सीसेट का, ये सारी कहानी आप जानते होंगे। और बाकी जो लोग अभी एनसीईआरटी में एनरोल नहीं हुए हैं, आप वहाँ एनरोल हो जाइए, ये सबके लिए बहुत अच्छा सेगमेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।